ओके यस एवरीवन। सो मैं आपको सेकेंडरी लेवल के बारे में बता रही थी। अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं दोनों ही, ये एक और चीज में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, और जो आपके अल्फा हेलिक्स फॉर्म है ना, अल्फा हेलिक्स फॉर्म क्योंकि एक स्प्रिंग लाइक है, इसलिए यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं ना वो स्ट्रेचेबल होते हैं। जो प्रोटीन्स के अंदर अल्फा हेलिक्स फॉर्म मिलती है वो स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हेयर्स हेयर्स जो होते हैं जिनमें कैरेटिन नाम का जो प्रोटीन रहता है, उनके अंदर बेसिकली कौन सी फॉर्म पाई गई है? अल्फा हेलिक्स फॉर्म पाई गई है। इसी वजह से जो हमारे हेयर्स है वो स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, इलास्टिक होते हैं कुछ एक्सटेंट तक। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, खींचते रहोगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इलास्टिसिटी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और वहीं जो बीटा प्लीटेड शीट्स होती है ना, वो पैक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पर इलास्टिसिटी नहीं होती। ठीक है, जैसे आपके नेल्स, जो नेल्स हैं, नेल्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उनके अंदर कौन सा? बीटा कैरेटीन है। ये भी कैरेटीन है, ये भी कैरेटीन है। ये अल्फा कैरेटीन जो हेयर में प्रेजेंट होता है, और ये बीटा कैरेटीन प्रेजेंट होता है, बीटा स्ट्रक्चर की वजह से उसको बीटा कैरेटीन बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट होता है आपके नेल्स के अंदर। ठीक है, जो थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर उसके अंदर, अच्छा एक चीज और भी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का ना एक ही स्ट्रक्चर नहीं बनता, बल्कि दोनों भी बन सकते हैं। सेकेंडरी भी हो उसमें थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपका अल्फा हेलिक्स भी हो, थोड़ा बीटा प्लीटेड भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अलावा जैसे कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से हम उसको रैंडम कॉइलिंग का भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? रैंडम कॉइलिंग भी कह देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। क्लियर? इससे ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ पे, उनकी इलास्टिसिटी पे, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं इसके बाद थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर की, विच इज टर्शरी लेवल, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया था, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बताता है हमें क्या? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जिसकी आपस में ही, खुद में ही, अपने आप में ही कॉइलिंग हुई थी। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ओवरऑल फोल्डिंग कर देते हैं। तो इट टेल्स अबाउट overall folding of various polypeptide chains to give a three-dimensional structure to protein. ठीक है, और शायद सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने डिफाइन नहीं किया था, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर फोल्डिंग आप लिख सकते हो, फोल्डिंग ऑफ सिंगल polypeptide chain due to H bonding. ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका टर्शरी स्ट्रक्चर, जो क्या बताता है? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू गिव अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू प्रोटीन। और जैसे मैंने बताया, इसी को ही फिर हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर हम दो लेवल के प्रोटीन्स पढ़ते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, बाकी डिफरेंसेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो अब आप समझिए। जब फाइब्रस प्रोटीन बनता है, तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जितना भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो सारा एक जैसा होगा। या तो सारी की सारी होंगी बीटा प्लीटेड शीट, जैसे एक हो गई चेन, ये हो गई आपकी दूसरी चेन, ये हो गई आपकी तीसरी चेन, आपस में इस तरीके से फोल्डिंग कर रहे हैं, चौथी चेन, ये पांचवी चेन, और इस तरीके से एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। फाइब्रस यानी आपके लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे। इसी तरीके से अगर आपको अल्फा हेलिक्स के लिए कहें, तो एक अल्फा हेलिक्स ये रही, ठीक है, एक और अल्फा हेलिक्स रिंग ये रही, फिर यहाँ से एक और अल्फा हेलिक्स रिंग आ गई, फिर एक और अल्फा हेलिक्स रिंग आ गई। तो ये आपस में इस तरीके से कॉइल होते रहेंगे। दे विल फॉर्म लॉन्ग थ्रेड like structures. How will we define fibrous protein? These are those proteins in which
the secondary structures यानी alpha helix or beta pleated sheets fold with each other in such a manner to give long thread like structures. ठीक है, बात समझ में आ गई। और वहीं पर जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन एक से ज्यादा तरह की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनके सबके सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एट द secondary level. Okay, different structures, different folding of chain of polypeptide chains at the secondary level give rise to the spheroidal kind of shape of globular protein. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सपोज आपकी एक बीटा प्लीटेड शीट है, ठीक है, साथ में आपकी कोई या आपकी अल्फा हेलिक्स हो गई, फिर यहाँ पर एक और बीटा प्लीटेड शीट आ गई, एक और अल्फा हेलिक्स हो गया, एक और बीटा प्लीटेड शीट प्रेजेंट है, फिर एक और यहाँ से ऐसे हेलिक्स हो गया। तो ये जो है आपस में मिलके एक किस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्फेरॉइडल, spherical kind of structure is obtained when the various polypeptide chains having different secondary structures fold with each other, interact with each other. ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, चाहे वो फाइब्रस प्रोटीन की हो चाहे वो ग्लोबुलर प्रोटीन की हो, इनके अंदर किस तरह की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, व्हाट आर दी फोर्सेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आपकी वेंडर वॉल सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो वेंडर वॉल हो सकती है। इसके अलावा डाई सल्फाइड लिंकेजेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ आपके अल्फा अमीनो एसिड्स भी हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं जिसको हम डाई सल्फाइड ब्रिजेस या डाई सल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयनिक या सॉल्ट ब्रिजेस हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, और एच बॉन्डिंग तो है ही। तो ये चारों तरह की फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए। बाकी बेटा मैंने आपको बता ही दिया, और डिफरेंसेस ये आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये आपके एक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। इनके ऊपर इतना ज्यादा टेम्परेचर का या पीएच का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फिक्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इश्यूज रहते हैं कि जो आपकी चेन्स है ना, उनको टेम्परेचर और जो पीएच मिलता है पर्टिकुलर, तो वो ना मिले अगर जितना उनको रिक्वायर्ड है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, चीजें ये जो चेन्स है ये अनफोल्ड भी हो जाती है, खुल भी जाती है, जिससे इनके फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद फिर हम आते हैं लास्ट लेवल पे, विच इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी लेवल। ठीक है, हाँ जी। तो अभी क्वार्टरनरी लेवल क्या है या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस एक्चुअली डिफाइंस के हाउ डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन के अलग अलग हिस्से बन गए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने के लिए छोटे छोटे सिंपल प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं, किसी प्रोटीनियस पार्ट से भी जुड़ सकते हैं, किसी नॉन प्रोटीनियस पार्ट से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, एंड they once again get intermingled with each other, you can say get mixed up with each other to arise this quaternary structure. ठीक है, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमें क्या क्या किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब यूनिट्स, ठीक है, of various proteins and their spatial arrangement with respect to each other, ठीक है, in a complex protein। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंदर अलग अलग जो सब यूनिट्स हैं, वो कितने सब यूनिट्स हैं, उनका नंबर कितना है, और उनकी एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कैसे है, इसे इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन है ना,
उसके अंदर हीम पार्ट से यानी आयरन से आपके प्रोटीन के 4 सब यूनिट जुड़े हुए हैं। देयर आर 4 सब यूनिट्स which are attached। और ये जो चारों सब यूनिट से पता है कहाँ प्रेजेंट है? ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री, इन्होंने टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री की तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आप रेगुलर टेट्राहेड्रन ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके से आएगा ना, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इस टेट्राहेड्रन के सेंटर के ऊपर आयरन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स के ऊपर, चारों कॉर्नर्स के ऊपर 4 आपके प्रोटीनियस सब यूनिट्स प्रेजेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये थे प्रोटीन के चारों लेवल्स, चारों स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, अब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव। यानी अगर आपने टेम्परेचर या पीएच में से किसी को भी चेंज किया तो फिर वहां पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ही डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन को डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द destruction, the process of destruction of secondary and tertiary structure of protein without disturbing primary structure on changing temperature and pH or both, ठीक है, is known as denaturation of protein। फिर से सुन लो, जब प्रोटीन का डीनेचरेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेकेंडरी और टर्शरी जो स्ट्रक्चर है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बदल देना। जो ऑलरेडी नेटिव स्ट्रक्चर, नेटिव प्रोटीन का, यानी आपके पास कोई मॉलिक्यूल था, बेसिक मॉलिक्यूल प्रोटीन का था, आपने प्रोटीन लिया और प्रोटीन का टेम्परेचर और पीएच बदल दिया। तो टेम्परेचर और पीएच के बदलने से अगर जब उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जो उसका पहले था वो नहीं रहेगा, तो इसी प्रोसेस को डीनेचरेशन कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? जिसका एग्जाम्पल क्या है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क जिसको हम कहते हैं, मिल्क का कर्डिंग हो जाना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, कौन सा, लेक्टा एल्ब्यूमिन होता है ना, तो ये जो प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, ये जैसे आप इसके अंदर कोई भी खट्टी चीज जब मिल्क में डाल देते हो, ठीक है, तो फिर वहां पर वो क्या करता है, उसके पीएच को चेंज कर देता है। अब पीएच जैसे जैसे चेंज होगी, तो क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव है, तो फिर उनका फंक्शन चेंज होता है और इसकी वजह से वो कोएगुलेट कर जाते हैं और आपका जो मिल्क है ना वो कर्ड की तरह से बन जाता है। इसी तरीके से जो आपका एल्ब्यूमिन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप एग है, एग को बॉईल करते हो, तो एग को जब आप बॉईल कर रहे हो तो एक तरीके से आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, राइट। तो जो आपका एग वाइट होता है जिसके अंदर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो क्या कर जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, जिसकी वजह से उस एग वाइट के साथ साथ जो भी वहां पर वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करके वो कोएगुलेट कर जाता है। ओके, सो ये दोनों ही किस चीज के एग्जांपल आप मान सकते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के। डीनेचरेशन कभी कभी किसी किसी केस में रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इरिवर्सिबल रहता है, ठीक है। और अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि प्रोटीन को वापस से डीनेचर्ड करके उसको रीनेचर्ड किया जा सके, मतलब उसको वापस से रिवर्सिबल कर देते हैं, तो प्रोसेस को बोल देते हैं रीनेचरेशन, ठीक है। सभी प्रोटीन्स के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ के साथ हो सकता है। एंड द रीनेचरेशन इज फॉर एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कभी कभी हमारे जैसे अगर फीवर हो जाता है या बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है, हाई हो जाता है, या आप कुछ ऐसा खाना खा लेते हो जो आपकी बॉडी की पीएच को चेंज कर देता है, तो कुछ एंजाइम्स
डीएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद जब आप वापस से मेडिसिन लेते हो या आप अपना ध्यान रखते हो या फिर आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ही उस इन्फेक्शन को फाइट कर जाती है, तो आपके एंजाइम्स वापस से प्रोएक्टिव हो जाते हैं, वापस से एक्टिव हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये एंजाइम्स क्या है, वो भी प्रोटीन है, प्रोटीनियस है टोटली, ठीक है। तो डीनेचर्ड हुए लेकिन वापस से कुछ टाइम के बाद रिवर्सिबल हो गया वो प्रोसेस रिवर्स करते वो वापस से उसमें क्या आ गया, रीनेचुरेशन आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये था बच्चों प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। ये प्रोटीन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप आई एम श्योर कि आप लोगों को चीजें कुछ जो है समझ में आई ही होंगी, ठीक है। मैम प्लीज